हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम वेक्टर सबस्पेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कि वेक्टर सबस्पेस का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, कि कैसे हम चेक करते हैं कि वेक्टर स्पेस जो है उसका कोई सबसेट वेक्टर सबस्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए हमने 2 स्टेप टेस्ट यानी कि 2 बार में टेस्ट करते हैं या फिर 1 स्टेप टेस्ट यानी कि सिंगल स्टेप में टेस्ट करते हैं, वो हमने चेक किया है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि 2 सबस्पेस का जो यूनियन होता है उसका सबस्पेस होना ज़रूरी नहीं है। सबस्पेस कब होता है? जब एक सेट जो है दूसरे सेट में कंटेन करे, और इंटरसेक्शन जो है हमेशा क्या होता है? सबस्पेस होता है। साथ के साथ हमने एग्जांपल्स देखे थे कि हम कैसे कोई गिवन एग्जांपल है उसको चेक करते हैं कि वह वेक्टर सबस्पेस है या नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि जो आपके 2 स्टेप टेस्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। तो एग्जांपल में हमें सेट दे रखा है W, जिसमें अवयव जो है इस प्रकार के होंगे A, B, C प्रकार के। लेकिन ये जो वैल्यू है A, B और C की वो रियल नंबर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि A - 3B + 4C = 0। हमें सिद्ध करना है कि ये जो W है इस सदिश समष्टि V3R की एक उपसमष्टि है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ V3R पहले लिख देते हैं क्या होता है। तो V3R इस प्रकार का समुच्चय होता है A, B, C, जहाँ पर ये सभी A, B, C है वो रियल नंबर R से आते हैं। ठीक है, तो स्पष्टतः जो W है वो V3R का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, V3 का उपसमुच्चय होगा इसको इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि W में भी अवयव इसी प्रकार के A, B, C। नाउ जो जीरो वेक्टर है इस प्रकार से होगा 0, 0, 0। ये W में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि जो गिवन इक्वेशन हमें दे रखी है A - 3B + 4C को सेटिस्फाई करता है। तो 0 - 3 × 0 + 4 × 0 = क्या है? 0। ठीक है, अतः W जो है वो V3R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, हमें अरिक्त उपसमुच्चय उसको दिखाना होता है। अरिक्त उपसमुच्चय है, और अरिक्त उपसमुच्चय के लिए हमेशा हम जीरो वेक्टर को इसके अंदर दिखाएंगे। अगर जीरो वेक्टर है तब हम आगे बढ़ेंगे, अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो वहीं से कह देंगे कि वो सबस्पेस यानी कि उपसमष्टि नहीं है। अब हम 2 स्टेप टेस्ट की बात 1 स्टेप टेस्ट की बात करते हैं। नाउ हम मान लेते हैं, माना 2 वेक्टर मान लेते हैं W से, जिसको मैंने नाम दिया W1 = A1 B1 C1 तथा W2 मैंने मान लिया A2 B2 C2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। इसको थोड़ा सा मैं ऑलराइट, तथा 2 स्केलर मान लेते हैं अल्फा, बीटा, जो कि फील्ड से हो गए। फील्ड हमारा R है। तो चूंकि ये जो आपका वेक्टर है W1 ये कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है तो इस कैपिटल W का जो नियम है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसके जो अवयव है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। A - 3B + 4C। तो A - 3B + 4C, A B C की जगह हम क्या रख देंगे? A1 B1 C1 = 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तथा इसी प्रकार से A2 - 3B2 + 4C2 = 0, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें W को सदिश उपसमष्टि प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि अल्फा W1 + बीटा W2 जो है वो कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और कैपिटल W में कैसे पता चलेगा? अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ अल्फा W1 + बीटा W2, अल्फा W1 की वैल्यू रख देंगे A1 B1 C1 प्लस बीटा A2 B2 C2। तो स्केलर जो होता है अल्फा ये इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और पहला अवयव पहले अवयव में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा अवयव दूसरे अवयव में। तो ये हो जाएगा अल्फा A1 + बीटा A2 कोमा अल्फा B1 + बीटा B2 कोमा अल्फा C1 + बीटा C2। ये वैल्यू किसकी आ गई? अल्फा W1 + बीटा W2 की।
अब हमें इसको दिखाना है डब्लू में, तो हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो पहला अवयव है उसको एज इट इज़ रखेंगे, अल्फ़ा a1 प्लस बीटा a2 -3 दूसरा अवयव। ठीक है, ये आपका एक तरीके से a होगा, ये आपका b होगा, ये आपका c होगा। हमें निकालना है a -3b प्लस 4c और चेक करना है कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसके अंदर w के अंदर हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब w के अंदर नहीं होगा। तो 3b की जगह रख देंगे अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2 प्लस 4c की जगह रख देंगे अल्फ़ा c1 प्लस बीटा c2। तो अब पहले एक काम करते हैं, a1 a2 a3 को अलग कर लेते हैं, a1 a2 को। तो हम क्या करते हैं, सॉरी अल्फ़ा और बीटा को सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले अल्फ़ा को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा a1, दूसरी स्टेप से बचेगा -3b1 और तीसरी स्टेप से बचेगा 4c1 प्लस बीटा को रहेंगे तो a2 -3b2 प्लस 4c2। अल्फ़ा इसकी जगह आ जाएगा 0, बीटा इसकी जगह 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा w1 प्लस बीटा w2 किसके अंदर हो जाएगा, कैपिटल W2 में। तो अतः W जो है V3R की सदिश उप समष्टि है। ऑल राइट, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जांच कीजिए कि निम्न समुच्चयों में से कौन सी सदिश समष्टि की उप समष्टि है। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, हमें दो सेट दे रखे हैं W1 और W2। तो चेक करना है कौन सी सदिश उप समष्टि है, कौन सी नहीं है, या फिर दोनों भी हो सकती है। हमें एक एक को चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की। तो V3R तो आपको पता है, अभी पहले देखा था हमने किस प्रकार से होता है। A B C या XYZ मान लेते हैं, इसमें जो नोटेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग XYZ। ठीक है, तो XYZ जो है वो R से होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं W की। तो W1 जो दे रखा है वो दे रखा है X2Y3Z, जहाँ X Y और Z किसके अंदर से है, R के अंदर से है। तो ये किसका अवयव होगा, V3R का सबसेट होगा, क्योंकि ये भी R का अवयव है, ये भी R का अवयव है और ये भी R का अवयव है। तो स्पष्टतः W1 जो है V3R का एक उपसमुच्चय है तथा 0 वेक्टर यानी कि 0,0,0 किसके अंदर है, W1 के अंदर। कैसे? जब हम X Y और Z की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 0 वेक्टर। तो यानी कि क्या कर सकते हैं हम, अतः W1 जो है V3R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमने मान लेते हैं, पहले दो वेक्टर मान लेते हैं W1 से। माना W1 इक्वल टू X1 Y1 Z1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नहीं होंगे। W1 से जो अवयव होंगे वो इसी प्रकार के होंगे जैसा W1 में लिखा हुआ है, X 2Y और 3Z। तो X1 2Y1 और 3Z1 तथा W2 बराबर मान लेंगे X2 2Y2 3Z2। ये किसके अंदर है, W1 के अंदर है। और दो स्केलर मान लेते हैं हम, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू R। अब हम इनका कॉम्बिनेशन वैल्यू फाइंड करते हैं, अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2। W1 की वैल्यू X1 2Y1 3Z1 प्लस बीटा X2 2Y2 3Z2। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा X1 प्लस बीटा X2 कोमा 2 अल्फ़ा Y1 प्लस 2 बीटा Y2 3 अल्फ़ा Z1 प्लस 3 बीटा Z2। तो यहाँ से मैं इसको अल्फ़ा X1 प्लस बीटा X2 लिखूँगा। इसमें से तो 2 कॉमन लेता हूँ, तो अल्फ़ा Y1 प्लस बीटा Y2 और इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा Z1 प्लस बीटा
Z2। एक काम करता हूँ मैं, इस कम्प्लीटली ये जो अल्फ़ा x1 और बीटा x2 है उसको मैं मान लेता हूँ x डैश, इसको मान लेता हूँ y डैश और इसको मान लेता हूँ z डैश, जहाँ x डैश क्या है अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2। अल्फ़ा बीटा x1 x2 सारे के सारे r के अंदर है तो x डैश भी r में होगा। y डैश क्या है अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, ये भी r के अंदर होगा। z डैश क्या है अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2, ये भी r के अंदर होगा। अतः जो हमने वेक्टर निकाला है अल्फ़ा w1 प्लस बीटा w2, ये किसके अंदर हो जाएगा कैपिटल W1 में। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि W1 जो है V3R की एक उपसमष्टि है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो सेट दे रखा है W2 इक्वल टू XYZ का, वो सेट जिसमें XYZ कहाँ है रैशनल नंबर Q से बिलोंग करते हैं। तो हम बी पार्ट देखते हैं। तो बी में हमें W2 जो समुच्चय दे रखा है वो दे रखा है XYZ सच दैट XYZ जो है वो आपकी परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। तो स्पष्टतः जो W2 है वो आपका V3R का सेट है, सबसेट है। ठीक है, अब जीरो वेक्टर भी इसमें बिलोंग करता है तथा जीरो वेक्टर यानी कि 0 0 0 0 क्या होती है परिमेय संख्या होती है, तो ये बिलोंग्स टू W2। अतः जो W2 है वो V3R का एक अरिक्त उप समुच्चय है। ठीक है, तो W2 क्या हो गया V3R का एक अरिक्त उप समुच्चय हो गया। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए टू स्टेप टेस्ट का ऐसे यूज कर सकते हैं, यानी कि हम W1 और W2 मान लें कैपिटल W2 से और अल्फा बीटा मान लें F से। ठीक है, तो अब इसको हम पहले इसी मेथड से करते हैं। तो माना W1 इक्वल टू x1 y1 z1 तथा W2 इक्वल टू x2 y2 z2, ये W2 में बिलोंग करते हैं तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जो आपका फील्ड है R से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम निकालते हैं अल्फा W1 प्लस बीटा W2। W1 की जगह x1 y1 z1 प्लस बीटा x2 y2 z2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 जैसे पहले किया था, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ठीक है, अब ये आपका W2 में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इन जनरल ये परिमेय संख्या होना जरूरी नहीं है, क्योंकि x1 x2 तो परिमेय संख्या है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब अल्फा बीटा जो है आपके परिमेय संख्या नहीं हो तब ये परिमेय होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो माना जो कि W2 का अवयव होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है आपका ये आपका अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आपका ये नंबर है 100, ये आपका W2 में बिलोंग करता है, क्योंकि 1 भी परिमेय संख्या है और 0 भी परिमेय संख्या है। परंतु अगर हम इसको √2 बिलोंग्स टू R के लिए, √2 स्केलर है तो √2 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा √2 0 0, जो कि W2 का एलिमेंट नहीं है। क्योंकि जो आपका स्केलर है अदिश राशि वो तो R से कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर परिमेय होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपरिमेय हो गया तो सारा का सारा ये जो अल्फा डॉट W जो है वो W2 में बिलोंग नहीं करेगा। तो आपको इस प्रकार से इसको देखना है। अतः W2 जो है V3R की उप समष्टि नहीं है। ठीक है, ये आपका एक सबसेट सब स्पेस नहीं होगा। तो इसको यहाँ तक नहीं भी करके हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर ले लिया, अगर हमें पता चल रहा है पहले ही
कि ये सब स्पेस नहीं है, तो उसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल लेंगे कि सबसेट में क्या हो, सब स्पेस में क्या होता है कि W1 प्लस W2 यानी कि दो वेक्टर्स का योग उस सेट में होना चाहिए और एक स्केलर और एक वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में होना चाहिए, W2 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है इस केस में सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब जो W2 सेट है वो V3R की सब स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि M2F जो है क्षेत्र F पर 2x2 कोटि की सभी मैट्रिसेस की सदिश समष्टि है, तो हमें सिद्ध करना है कि इस प्रकार की जो मैट्रिसेस का जो समुच्चय है W वो क्या होगी, उप समष्टि। तो मैट्रिक्स जो है M2F में इस प्रकार की मैट्रिसेस है ABCD, जहाँ पर ABCD किसके अवयव है, क्षेत्र F के अवयव है। ठीक है, इसमें से हमें केवल इस प्रकार की मैट्रिसेस को लेना है और सिद्ध करना है कि ये क्या बनेगी, सदिश उपसमष्टि बनेगी। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ M2F क्या होगा, इस प्रकार का समुच्चय होगा A B C और D, क्योंकि 2x2 की मैट्रिसेस हैं और ABCD क्या होंगे, ये अवयव होंगे आपके फील्ड F के। ठीक है, अब तथा W क्या दे रखा है, W दे रखा है इस प्रकार की मैट्रिक्स A B माइनस B A, जहाँ पर A और B किसके अवयव हैं, F के अवयव है। तो स्पष्टतः जो W है वो सबसेट है M2F का, तथा जीरो वेक्टर मैट्रिक्स के केस में जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स किसके अंदर बिलोंग कर रही है, W में। अतः W जो है M2F का एक अरिक्त उप समुच्चय है। ऑलराइट, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो दो वेक्टर मान लेते हैं, माना W1 इक्वल टू A1 B1 माइनस B1 A1। तो W में जो भी वेक्टर मानेंगे वो इसी प्रकार के होंगे, A यानी कि जो विकर्ण अवयव है वो सेम रहेंगे, तो उसको हमने A1 A1 मान लिया, और जो विकर्ण के अलावा अवयव है ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो ये हमने मान लिया, W2 हमने मान लिया A2 B2 माइनस B2 और A2, ये किसके अवयव होंगे, कैपिटल W के, और दो स्केलर हमने मान लिए अल्फा बीटा फील्ड F से। अब हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा W1 प्लस बीटा W2। तो अल्फा W1 की जगह मैट्रिक्स लिखेंगे A1 B1 माइनस B1 A1 प्लस बीटा A2 B2 माइनस B2 और A2। अब इनका सम करेंगे हम, तो ये जो अल्फा है वो सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा A1 अल्फा B1 माइनस अल्फा B1 अल्फा E2। इसी प्रकार से बीटा सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा बी A2 बीटा B2 माइनस बीटा B2 और बीटा E2। अब पहला अवयव पहले अवयव के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैट्रिक्स का एडिशन होता है, अल्फा A1 प्लस बीटा A2, ये हो जाएगा अल्फा B1 प्लस बीटा B2। ये माइनस कॉमन ले लूँगा तो अल्फा B1 प्लस बीटा B2, और ये हो जाएगा अल्फा A1 प्लस बीटा A2। ठीक है, अब ये अवयव किसका होगा, ये अवयव जो है इसका होगा कैपिटल W का, क्योंकि ये जो अवयव आ रहा है सेम ही अवयव ये आ रहा है, और ये अवयव आ रहा है इसका यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो आता है W जो है M2F की सदिश उप समष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि A1 A2 A3 जो है किसी क्षेत्र F के स्थिर अवयव यानी कि ये फिक्स एलिमेंट है, तो हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय W जो है वो V3F की उप समष्टि है। W में किस प्रकार के अवयव है, तो W में x1 x2 x3 प्रकार के अवयव हैं, जहाँ x1 x2 F के अवयव हैं, यानी कि एक तरीके से V3F के वो सभी अवयव जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हमें क्या सिद्ध करना है, सदिश उप समष्टि सिद्ध करना है। तो यहाँ पर V3F क्या होगा, V3F इस प्रकार के अवयव होंगे x1 x2 x3 सच दैट
x1 x2 x3 ये सारे के सारे किसके अवयव हैं? f के अवयव हैं। तथा w क्या है आपका? w x1 x2 x3 सच दैट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू f और साथ में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0। तो स्पष्टतः जो W है वो सबसेट है V3F का, क्योंकि अवयव कहाँ से आ रहे हैं? V3F जैसे ही अवयव आ रहे हैं। अब चूंकि A1 के साथ मैं 0 रख दूं, A2 के साथ 0 रख दूं, A3 के साथ 0 रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 0। देयरफॉर जो 0 वेक्टर है यानी कि 0, 0, 0 किसके अंदर होगा? W में। अतः जो W है वो V3F का एक अरिक्त उप समुच्चय है। ठीक है, अब हम दो वेक्टर मान लेते हैं W1 है x1 x2 x3 तथा W2 बिलोंग W2 इक्वल टू y1 y2 y3। ये किसके अवयव हैं? कैपिटल W के। कैपिटल W के अवयव हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे W1 है x1 x2 x3 तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तथा इसी प्रकार से y1 y2 y3 भी W के अवयव है तो a1 y1 a2 y2 a1 a2 a3 तो फिक्स है आपके, तो ये तो सेम रहेंगे, बस y1 y2 y3 चेंज हो जाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ से। अब हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा W1 प्लस बीटा W2। अल्फा 1 W1 की जगह रख देंगे x1 x2 x3 और W2 की जगह रख देंगे y1 y2 y3। तो जैसे हमने इससे पहले भी बहुत एग्जांपल किए हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ अल्फा x1 सॉरी अल्फा 1 नहीं आएगा यहाँ, अल्फा आएगा केवल, प्लस बीटा y1 कोमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 अल्फा x3 प्लस बीटा y3। अब ये वेक्टर जो है वो W में होगा या नहीं होगा वो कैसे देखेंगे? अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको कि एक तरीके से ये आपका Z1 मान लो, ये आपका Z2 मान लो और ये Z3। तो हम क्या निकालेंगे? A1 Z1 अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस A2 अल्फा x2 प्लस बीटा y2 प्लस A3 अल्फा x3 प्लस बीटा y3। इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये W का अवयव है, 0 नहीं आता है तो इसका मतलब W का अवयव नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a1 अल्फा x1 प्लस a1 बीटा y1 प्लस a2 अल्फा x2 a2 बीटा y2 a3 अल्फा x3 a3 बीटा y3। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ, जो अल्फा वाली टर्म है उनको एक साथ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अल्फा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, कॉमन ले लेता हूँ। तो ये a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, इसी प्रकार से बीटा को कॉमन ले लेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। ये इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? 0 और ये भी इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? 0। समीकरण 1 व 2 से तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओवरऑल 0। इसका मतलब क्या हो गया? अतः जो हमने वेक्टर निकाला था अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किसका उपयोग हो गया? कैपिटल W का। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो W है वो V3F की एक सदिश उप समष्टि है। यही प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो एग्जाम्पल है उसमें हम जो है एक तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, यानी कि हमने सिद्ध करना सीख लिया कि कैसे सिद्ध करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो उनको कैसे हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है Rn मतलब इस प्रकार के अवयव है कि सारे के सारे n टपल्स है जो R के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वेक्टर जो है वो इस प्रकार से है, तो V जो है इसका इस प्रकार से फॉर्म होगा और ये हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है।
पहली कंडीशन है कि A1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद में ये कुछ रिलेशंस आपको दे रखे हैं, तो वन बाय वन करके इनको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम Rn लिखते हैं। तो Rn किस प्रकार का अवयव होगा? A1 A2 अप टू En प्रकार का अवयव होगा कि ये सारे के सारे A1 A2 अप टू En जो है किसके अवयव है? R के अवयव है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 की। तो 1 में मान लेते हैं W। W क्या होगा? इस प्रकार के वेक्टर हैं A1 A2 अप टू En प्रकार के। की कंडीशन क्या दे रखी है कि जो A1 है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए कि कोई एक एलिमेंट जो है पॉजिटिव है या एक एलिमेंट नेगेटिव है, जीरो की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप से अवयव आते हैं तो वो कभी भी वेक्टर सबस्पेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार के जब भी अवयव आएंगे तब हम देखेंगे इसको क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी एलिमेंट ला लो, जैसे वही जीरो, इस प्रकार से अवयव ले लिया, डब्ल्यू का अवयव है, क्योंकि डब्ल्यू में होने के लिए पहला अवयव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पॉजिटिव एलिमेंट है, परंतु इसको अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 इंटू, ठीक है, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -1 0 0 एंड सो ऑन 0। तो ये डब्ल्यू का अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट लो W से और कोई एलिमेंट लो F से, और इन दोनों के बीच में संक्रिया करवाने पर वापस किस में मिलना चाहिए? W में मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे W में एलिमेंट लिया और एक स्केलर लिया F में से। F क्या है? आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या में तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। हमने क्या ले लिया यहाँ पर? नेगेटिव नंबर। जैसे इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिलेगा? ये वेक्टर, लेकिन ये W का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों W का एलिमेंट नहीं होगा? क्योंकि W के एलिमेंट के लिए पहला जो अवयव है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि A1 नेगेटिव हो, तो उस केस में एग्जाम्पल ये ले लेंगे, ये W का एलिमेंट होगा, लेकिन जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अवयव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अब पॉजिटिव हो जाएगा तो W का एलिमेंट नहीं होगा। तो दोनों ही स्थितियों में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अतः जो W है वो Rn की उपसमष्टि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। तो सेकंड में W हमें क्या दे रखा है? वो सभी एलिमेंट A1 A2 अप टू En सच दैट, कंडीशन क्या दे रखी है कि A1 प्लस 3A2 जो है वो A3 के बराबर होना चाहिए। A1 प्लस 3A2 इक्वल टू A3। अब ये चीज़ देखो, कभी भी इस प्रकार का रिलेशन आता है, ठीक है, बस ये रिलेशन जो है वो जीरो इक्वल टू जीरो प्रकार का होना चाहिए, यानी कि जब इनकी जगह जीरो रखेंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो A1 प्लस 3A2 माइनस A3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। तो जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल देखा था, ये एग्जाम्पल देखा था कि ये कोई भी रिलेशन हो, इस प्रकार का कोई रिलेशन सेटिस्फाई करे तो वो क्या होता है? वेक्टर सब स्पेस होता है। तो सेम उसी अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से अगर कोई रिलेशन दे रखा हो जिसमें इन जो भी आपको गुणांक दे रखे हैं A1 A2 A3 A4 जो भी दे रखा है, सबकी जगह जीरो रखने पर हमें जीरो इक्वल टू जीरो जैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वेक्टर सब स्पेस नहीं है, और अगर मिलता है तो वो वेक्टर सब स्पेस है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर स्पष्टतः W जो है, पहले तो जीरो वेक्टर देख लेते हैं चलो। तो जीरो वेक्टर क्या होगा आपका? इस इक्वेशन में जीरो प्लस 3 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो होता है। तो अतः क्योंकि तो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर इस प्रकार से होगा 0, 0 एंड सो ऑन 0। किसके अंदर होगा? W के अंदर होगा। अतः W जो है Rn का एक अरिक्त उप समुच्चय है। ठीक है, अब हम दो वेक्टर मान लेंगे, माना W1 मान लेंगे A1 A2 अप टू En
और W2 मान लेंगे हम B1 B2 अप टू Bn। ये किसके अवयव है? W के अवयव है। तो W के अवयव है, इसका मतलब क्या सेटिस्फाई करेंगे ये रिलेशन कि A1 प्लस 3A2 इक्वल टू A3। A1 प्लस 3A2 इज इक्वल टू A3, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से B1 प्लस 3B2 इक्वल टू क्या होगा? B3। ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम मान लेते हैं माना दो स्केलर मान लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर में, क्योंकि फील्ड आपका आर है। नाउ अल्फा W1 प्लस बीटा W2, इसको चेक करते हैं। तो अल्फा W1 की जगह मान रखते हैं A1 A2 अप टू AN प्लस बीटा W2 की जगह B1 B2 अप टू BN। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, क्या होगा? अल्फा A1 प्लस बीटा B1, अल्फा A2 प्लस बीटा B2 एंड सो ऑन, अल्फा AN प्लस बीटा AN। अब ये W में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि पहला अवयव प्लस 3 इंटू दूसरा अवयव क्या होना चाहिए? तीसरे अवयव के बराबर होना चाहिए। तो नाउ पहला अवयव आ गया प्लस 3 इंटू दूसरा अवयव, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा को अलग लिख लेते हैं, तो अल्फा हो जाएगा A1 प्लस 3A2, बीटा को अलग करेंगे तो B1 प्लस 3B2। A1 प्लस 3A2 किसके बराबर हो जाएगा? A3 के बराबर, प्लस ये हो जाएगा B3 के बराबर। कहाँ से लिखा हमने? समीकरण 1 व 2 से। तो ये कि कौन सा अवयव हो गया? ये आपका तीसरा अवयव, क्योंकि n वा अवयव होता है, n की जगह 3 रखेंगे तो अल्फा A3 प्लस बीटा B3, Bn आएगा बीटा Bn। ठीक है, तो अतः जो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 है वो बिलोंग करेगा कैपिटल W में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W है वो Rn की एक सदिश उप समष्टि है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में आपको W दे रखा है A1 A2 अप टू AN। कंडीशन क्या है? थर्ड की कंडीशन देखते हैं। कंडीशन है कि A2 जो है वो A1 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। A2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी इस प्रकार का रिलेशन आ जाए, क्योंकि जो वेक्टर सब स्पेस होता है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, रेखिक समष्टि। ठीक है, सदिश समष्टि को रेखिक समष्टि यानी कि लीनियर स्पेस भी कहा जाता है। लीनियर स्पेस का क्या मतलब हो गया कि जो रिलेशन है वो क्या होता है? एक लीनियर रिलेशन होता है, यानी कि पावर 1 का रिलेशन होता है। यहाँ पर पावर क्या होगी? एक से ज़्यादा हो गई। तो जब भी पावर रिलेशन, जो भी रिलेशन हमें दे रखा है, ये रिलेशन है, इसमें पावर एक से ज़्यादा होती है तो वेक्टर सब स्पेस नहीं होता है, वेक्टर स्पेस भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। तो माना कोई भी वेक्टर मान लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि A2 जो होता है वो A1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, 2 नहीं 1 मान लेता हूँ। तो 1 जो है 1 का स्क्वायर होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स में मान लेता हूँ 0। ये W में होगा, परंतु अगर मैं इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 इंटू इसको मैं W मान लेता हूँ। तो माना कोई वेक्टर W है तो 2 इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 2, 2 एंड सो ऑन 0। ये कैपिटल W में नहीं है। क्यों नहीं है ये कैपिटल W में? क्योंकि दूसरा अवयव क्या है? 2। ये है 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आता है W जो है वो Rn की उपसमष्टि नहीं है। ऑलराइट, अब बात करते हैं 4 की। जो नेक्स्ट W बनेगा आपका, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि A1 A2 इक्वल टू 0। तो पहले W लिख देते हैं हम। तो W है आपका A1 A2 अप टू AN सच दैट कि जो पहले दो अवयव है उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अब ये इस कंडीशन भी है, ये भी आपका सब स्पेस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो माना दो वेक्टर मानते हैं W1 और W2। W1 मैंने माना -1 1,
प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो 0 पहले पहले 1 मान लेते हैं, 1 0 0 एंड सो ऑन 0, ठीक है। और W2 मैंने मान लिया पहला अवयव 0 1 0 0 0, ये सारे किसके अंदर होंगे, W में होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों अवयव, पहला अवयव और दूसरे अवयव, इनका गुणा क्या है 0, इसका गुणा भी क्या है 0, लेकिन जैसे ही इनको सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये W के अंदर नहीं होगा, परंतु W1 प्लस W2 करेंगे तो ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड होगा, 0 में 1 ऐड होगा, तो दोनों अवयव क्या बन जाएंगे 1, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये W में नहीं होगा। अतः W जो है Rn की सदिश उपसमष्टि नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेट देखते हैं हम 5th नंबर का, जो कि क्या है कि A2 क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। ये तो आपको पता है, ये भी नहीं होगा। क्यों? देखते हैं। देखो, जैसा हमने पहले भी किया था सिमिलर क्वेश्चन, इसमें बस ये कंडीशन दे रखी है कि A2 परिमेय है, और पहले वाले में क्या था, सारे के सारे परिमेय थे। तो चूंकि जब मान लेते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं, सिंपल वेक्टर मानेंगे, माना W इज इक्वल टू 0,1 एंड सो ऑन 0, ठीक है। आप कोई भी मान सकते हो, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो अवयव है आपका दूसरा वाला, वो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ये किसके अंदर है, W के अंदर है, परंतु अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू √2 एंड सो ऑन 0, जो W में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि W में होने के लिए ये जो दूसरा अवयव है ये क्या होना चाहिए, आपकी परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अतः W जो है ये आपका Rn की उपसमष्टि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चेक किया है कि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि कैसे हम प्रूफ करें कि वो वेक्टर सबस्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए तो वही तरीका है, आपको पहले तो उसमें 0 वेक्टर दिखाना है, उसके बाद में आपको दिखाना है कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 जो है वो W के अंदर है। और अगर वो वेक्टर सबस्पेस नहीं है तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे, यानी कि एक W ले लिया, या तो ये दिखा देंगे कि W1 प्लस W2 जो है वो कैपिटल W में नहीं है, या फिर ये दिखा देंगे ये कैपिटल W में नहीं है। अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो इसका मतलब W जो है वो सब स्पेस नहीं होगा। अब एक कंडीशन और है, मैं काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। अब मैंने एक 6th नंबर का पॉइंट और ऐड किया है कि ये कंडीशन है कि जो पहले दो अवयव है उनका जो सम है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये मेरा लिखने का उद्देश्य क्या था वो देख लेते हैं। W आपको इस प्रकार का सेट दे रखा है, A1 A2 अप टू AN सच दैट A1 प्लस A2 जो है वो 1 के बराबर है। अगर A1 प्लस A2 0 के बराबर हो जाता तब तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वेक्टर सब स्पेस हो गया, ठीक है। लेकिन 1 के केस में क्या होगा, चूंकि 0 प्लस 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, ना कि 1 के बराबर। अतः जो 0 वेक्टर होगा 0,0 एंड सो ऑन 0, वो W में नहीं होगा, लेकिन वेक्टर सब स्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो 0 वेक्टर है वो W के अंदर होना चाहिए। अतः W जो है वो Rn की उपसमष्टि नहीं है, Rn की सदिश उपसमष्टि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई जो समुच्चय दे रखा है उपसमुच्चय, वो वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई समुच्चय वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है। अगर आपके कुछ और एग्जाम्पल्स हो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन है, इसे हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे वेक्टर स्पेस के। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।